राधे राधे बालकों, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर निकालना। क्वांटम नंबर कैसे निकाले जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होती हैं हमारी क्वांटम संख्या। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी है द्विगुणित क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं एल से। और फिर है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं एम से। फिर है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम प्रदर्शित करते हैं एस से। ये गलत हो गया है यहाँ, एस से। तो इन सब के मान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एन का मान एल पर निर्भर करेगा, एल का मान एम पे निर्भर करेगा और एम का मान एस पे निर्भर करेगा। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन देता हूँ बारी बारी से कि ये क्या होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन है, वो तो मैं आपको लिख के नहीं बता, मतलब बना के नहीं बता सकता, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ उससे कि क्वांटम संख्या पहले किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति, कि उनकी सही स्थिति क्या है कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की, और ऊर्जा का ज्ञान, जो उनकी एनर्जी होती है उसका ज्ञान जिन संख्याओं के द्वारा होता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। तो क्वांटम संख्या चार तरह की होती है, मैंने बताया था। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, तो इसका प्रतीक n होता है। यह इलेक्ट्रॉन के कोश को प्रदर्शित करती है। n का मान शून्य को छोड़ के कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4। तो ये कोश है, जैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये एक परमाणु है, तो परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, उसका कोश होता है। तो इसी कोश को यही हमारा n होता है, यही हमारा n होता है। ये इसलिए एक कोश है, तो इसका वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगा, कभी ज़ीरो नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कोश तो रहेगा ना। फिर आती है द्विगुणित क्वांटम संख्या। इसका प्रतीक L होता है। यह इलेक्ट्रॉनों के उपकोष को प्रदर्शित करती है। L का मान n के मान पर निर्भर करता है। किसी n के लिए L के मान 0 से लेके n-1 तक होती है। तो ये इसका फॉर्मूला है कि हमें n से L का मान कैसे निकालना है। तो L = होता है n-1। तो L बराबर 0, अगर तो L बराबर 0 है, अगर n बराबर 1 तो L बराबर 0 होगा, तो n बराबर 2 तो L बराबर 0, 1। ये मैं आपको निकाल के अभी दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ उसकी क्या है। फिर आती है, यदि L का मान क्रमशः 0, 1, 2, 3 हो तो उपकोषों को S, P, D, F अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका प्रतीक m होता है। यह किसी उपकोष में कक्षक की संख्या को प्रदर्शित करती है। m का मान l के मान पर निर्भर करता है। किसी l के लिए m के मान +L 0 -L के बराबर होते हैं। फिर चक्रण क्वांटम संख्या, यह इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है, कि इलेक्ट्रॉन जैसे उपकोष में भरे जाते हैं। जैसे ये उपकोष होता है, ये उपकोष है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो ये चक्रण, ये इलेक्ट्रॉन ये बताती है कि सीधा है या उल्टा है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज होता है तो S का मान +½ मतलब अगर ऊपर की ओर है तो वो क्लॉकवाइज है। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होता है तो S का मान -½ होता है, मतलब नीचे की ओर एरो। और नोट करने वाली बात यह है कि n का मान कभी भी 0 नहीं होता है। ये
n से l के मान निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि n का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो अब सीखते हैं कि n से l के मान कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम सूत्र याद करते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका? 0 से लेकर n-1 तक, ये इसका फॉर्मूला है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि l से हमें n का मान निकालना है, तो n-1। तो n का मान कभी भी 0 नहीं होगा। n बराबर हमने 1 लिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। n बराबर 1 है तो l बराबर क्या होगा? 0। इसे आप देख सकते हैं कैसे निकाला है रफ में। n बराबर n1 - 1 = 0। n का मान 1 रखा। तो ऐसे ही n बराबर 2 तो l बराबर 0,1। पहले की भी संख्या लिखी जाती हैं इससे। n बराबर 3 तो l बराबर 0, 1, 2। n बराबर 4 तो l बराबर 0, 1, 2, 3। तो इस तरह से आप n से l के मान निकाल सकते हैं। फिर आते हैं अगली हेडिंग में। हाँ बालको, ये कैसे निकाला जाता है? मुँह मेरी ओर कर लो। तो इसके लिए सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? +l 0 - l, और ऐसे भी लिख सकते हैं -l 0 + l। तो l बराबर 0 तो m बराबर क्या होगा? m बराबर भी 0 होगा। l बराबर 1 तो m बराबर +1। m बराबर 1 तो हमने l की जगह देखिए सूत्र में लिख दिया l बराबर +1। हम इसे देख के लिख रहे हैं, इसको देख के हम इसे लिख रहे हैं। l बराबर 0 था तो m बराबर 0, और l बराबर 1 तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं +1। फिर क्या है? 0। अब क्या है? -l है तो -1 कर देंगे। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। और ऐसे ही l बराबर 2 एग्जाम्पल, तो m बराबर क्या होगा? +2 +1 0 -1 -2। l बराबर 3 तो m बराबर, अब l का मान लिखेंगे, l का मान क्या होगा? +3 होगा, +2 होगा, +1 होगा, 0 -1 -2 -3, ये होगा। इस तरीके से हम l से m का मान निकाल सकते हैं। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। m से s का मान निकालना। तो m के प्रत्येक मान के लिए s के 2 मान होते हैं। अगर हमें m से s का मान निकालना है तो केवल s के 2 मान होंगे, +½ और -½ ये हमें याद रखना है। और इसको आप देख भी सकते हैं कि अगर हम m बराबर 0 है तो s का क्या मान होगा? तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो s का 2 मान होंगे, +½ और -½ +½ भी होगा, -½ भी होगा। अगर m बराबर 1 है तो s बराबर +½ -½ चाहे कोई भी मान हो m का, s के 2 ही मान होंगे, +½ और -½ तो हमें ये क्वेश्चन दिया है n बराबर 0 तो LMS क्वांटम संख्या का मान याद करिए। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बाल को मुँह मेरी ओर कर लो, ध्यान से देखो। m बराबर 4 तो l बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या था l का? n-1, 0 से लेकर n-1। तो हमें ये याद रखना है 0 से लेके n-1 तक हमें लिखना है, जो भी इसका मान होगा। तो ऐसे एक एक करके हम रखेंगे, निकालेंगे। पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3, 4 तक रखेंगे। तो l का क्या मान निकल के आएगा? मैंने आपको बताया था इसमें, ये मैंने आपको l के मान निकल के बताया था। इसमें 1 रखेंगे, फिर m का क्या करते हैं? फिर m के 2 रख के देखते हैं, 1 आता है, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके। तो इस तरह से हम रफली इसमें रख के देखते हैं, फॉर्मूले में मान रख के देखते हैं। तो
इसका क्या मान आएगा, n बराबर 4 है तो l बराबर आएगा 0 1 2 3, ये इस तरीके से इसका मान आएंगे। और अब हमें निकालना है l से m के मान। भाई l के मान सब आ गए, अब हमें m से l के मान निकालने हैं। तो l बराबर 0, पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। m बराबर क्या होता है, प्लस l 0 माइनस l। ओके, तो अब हम लिखेंगे l बराबर 0 है तो m क्या होगा, m बराबर 0 होगा। l बराबर 1 है तो m बराबर क्या होगा, l में इसमें फॉर्मूले में ये जो हमारा फार्मूला है जिसे मैंने ताले में बंद करा है, इससे बाल को आप देख के निकालिए। तो क्या होगा, +1 0 -1। ऐसे ही l बराबर 2 तो m बराबर +2 +1 0 -1 -2। ऐसे ही l बराबर 3 तो m बराबर तो इस तरीके से हमने इसके मान निकाले हैं। और एक और होगा इसका, क्योंकि 0 1 2 3, हाँ यहीं तक इसके मान निकलेंगे। और m का मान मैंने आपको बताया था चाहे कुछ भी हो, चाहे 0, अब m के मान, m से हमें l का मान निकालना है, m से हमें s का मान निकालना है। तो m बराबर 0 तो s बराबर क्या होगा, ±½ इसके 2 मान होंगे, क्योंकि मैंने बताया था m के प्रत्येक मान के लिए s के 2 मान होते हैं, +½ -½ तो ऐसे ही हम ले लेंगे +1 के लिए। तो s बराबर क्या होगा, +½ -½ 2 मान होंगे। m बराबर 0 तो s बराबर क्या होगा, +½ -½ ऐसे ही m बराबर -1 तो s बराबर +½ -½ प्रत्येक मान के लिए, m के चाहे कुछ भी मान हो दुनिया में, चाहे m का कुछ भी मान हो, s का मान +½ -½ होगा। तो इस तरीके से m से l के मान हम निकाल सकते हैं। तो हमने n से l का मान निकाला, l से m का और m से s का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है क्वांटम संख्या के कुल मान निकालना। अब आप कहेंगे मैंने अभी तो आपको बताया कि n का मान कैसे निकाला है, n का मान, n से l का मान और m से m, सॉरी क्या बोल जाता हूँ मैं, अभी मैंने आपको बताया कि n को देख के l का मान, ठीक है, l से m का मान और m से s का मान निकालना मैंने आपको अभी तक की इसमें मैंने वीडियो में आपको बताया। और अब क्या टॉपिक आता है कि क्वांटम संख्या के कुल मान निकालना। कुल, जब ये कुल जुड़ जाता है मतलब टोटल मान, तो अभी तक तो इसके अलग अलग मान आ रहे, मतलब कुल मान, मतलब ये तो मैंने आपको अनेक मान निकाल के दिखा दिए इसके। अब टोटल हमें बताने, जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए l बराबर 3 है तो m बराबर कितने मान आए इसके निकल के, 1 2 3 4 5 6 7। और हमें अलग अलग करके नहीं निकालना, हमें कुल मान एग्जैक्ट हमें बताना है कि कुल मान कितने हैं। भाई जैसे हमें एक अक्षर में बताना है, अब जैसे m बराबर 2 है तो अब वो सॉरी m बराबर 2 है तो वो अब वो l का मान पूछेगा, सॉरी यदि l बराबर 2 है तो m के कुल मान बताइए। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो जैसे ये कुल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके m के 7 मान निकल के आ रहे हैं। तो हमें एक अक्षर में जवाब देना है कि कितने मान निकल के आएंगे, ये इतने सारे वैल्यूज़ नहीं लिखनी है। तो ध्यान से देखो बाल को, इसे कैसे निकालते हैं। m बराबर 2l + 1। अब मैं आपको m का मान निकालना बताऊंगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और क्वेश्चन आता है
यदि L बराबर 2 तो M के कुल मान बताओ। तो L बराबर 2 तो M के कुल मान बताओ। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में फिट कर देंगे। L बराबर 2 दिया है तो M बराबर 2L + 1, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। 2 × L की वैल्यू कितनी है, 2 + 1, तो आंसर कितना आएगा, 5। तो हमें एक वैल्यू, ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, M का मान आ गया हमारा 5। ये मेरा उद्देश्य ये था कहने का कि हमें केवल एक संख्या बतानी कि इसका कुल मान कितने होंगे। 5 हो गए। अब क्वेश्चन चेंज आ गया। अब क्वेश्चन क्या चेंज आ गया, पहले हमने क्या पहले के क्वेश्चन में ये था कि हमें L की वैल्यू दे रखी थी और हमें L की वैल्यू हमें दे रखी थी, M का मान हमें निकालना था। लेकिन अब क्या कर रखा है, M की वैल्यू दे रखी है और L का मान हमें निकालना है। तो हम उसी फार्मूले को लिखेंगे। क्या फार्मूला है, M बराबर 2L + 1। M की वैल्यू रख देंगे 5, 2L + 1, 1 को इधर ले जाएंगे, 5 - 1 = 2L। फिर L का मान हमें निकालना है तो L बराबर आ गया 2। ओके, तो मैं इसको हर समस्या से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कैसे मान आपको निकालने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सूत्र क्या आ गया, M बराबर n²। अब हमें n से M का मान निकालना है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, n बराबर 2 तो M का मान बताओ। M का मान तो इसमें फॉर्मूले में डाल के निकालते हैं हम। M बराबर क्या होता है, M बराबर n²। तो M बराबर हो गया 4, आंसर आ गया 4। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, S = 2n²। ये मैंने इसे ताले में बंद कर दिया। तो n बराबर 1 तो S का मान क्या होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फॉर्मूले में हम डाल देते हैं S = 2n²। S बराबर हो गया 2 × तो S की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, उपकोषों को देखकर L के मान निकालिए। जो हम उपकोष, हमें SPDF जो हमारे उपकोष होते हैं उनको देख के L के मान कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला समझ लीजिए या आप सूत्र समझ सकते हैं, इसे कुछ भी, इसे आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, इसे मैंने ताले बंद करा है। S है तो L का मान क्या होगा, L बराबर 0। P है तो L बराबर 1। D है तो क्या होगा, L बराबर 2। F है तो क्या होगा, L बराबर 3 होगा। ये आपको याद रखने हैं, इसको देख के मान हम निकालेंगे। सो इसका क्या यूज़ है, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन में आपको मैं क्लियर करता हूँ क्या है इसका यूज़। तो हमें L का, सपोज़ कीजिए L का मान हमें दिया है 3। तो क्वेश्चन आता है कि L बराबर 3 तो उपकोष का नाम, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि अधिकतम इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हैं। L बराबर 3, तो L बराबर 3 है तो उपकोष कौन सा हुआ, F। तो उपकोष का नाम हुआ F, और F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे
10। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर से बता दे रहा हूँ, जो F उपकोष होता है ये, इसमें 14 उपकोष, इसमें 7 उपकोष होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षक होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन हम बैठा के दिखाते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 14, सॉरी ये वो डी में होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 14। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन उल्टा करके बैठाना शुरू करते हैं। तो तो इस तरीके से हम L बराबर 3, उपकोष का नाम F, मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें 14। और इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हमें 2p उपकोष दिया है, अब इसके लिए हमें n का मान बताना है और l का मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई, तो कैसे निकालेंगे, n क्या होता है, n तो हमारी आगे वाली इसका कक्षक होता है, मतलब जिसे मैंने आपको पहले बताया था, डेफिनेशन में बताया था मैंने आपको, 2p है। तो n का मान, n तो आगे वाली संख्या होती है इसके, तो n का मान कितना हो गया 2। अब p है, p उपकोष है, p के लिए l की वैल्यू क्या होगी, p, तो l बराबर 1, तो l बराबर हो गया 1। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये मैं आपसे पूछता हूँ कि उपकोषों के लिए निम्न में कौन सी बात सही है। क्या ये पहली बात सही है, नहीं ये भी सही नहीं है। दूसरी बात सही है कि n इज ग्रेटर देन, n इज लेस देन l, गलत। n इक्वल टू l, ये भी गलत है। n इज ग्रेटर देन l, हाँ ये सही है। क्यों सही है, वो इसलिए सही है कि उसके लिए आपको एक नोट, ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्या, कि दुनिया में केवल वही उपकोष पाया जाता है जिसके लिए n इज ग्रेटर देन l होता है। इसके अलावा दुनिया में और कोई उपकोष नहीं पाया जाता है, पूरी दुनिया में केवल यही पाया जाता है। एग्जाम में मास्टर पूछता है 2D उपकोष कक्षक संभव नहीं है, बताओ क्यों। अब भाई क्यों नहीं संभव है वो भी देख लेते हैं। n बराबर 2 और d बराबर 2, सॉरी m बराबर 2, तो l बराबर क्या होगा, मैंने बताया था उपकोष को देख के m और l के मान मैंने आपको निकालने भी बताए हैं। तो n बराबर 2, तो d बराबर क्या होगा, तो l बराबर क्या होगा, d है, तो l बराबर 2, l बराबर 2। अब हमारी शर्त क्या है, शर्त है हमारी कि n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए l से, तो इसीलिए ये उपकोष 2D उपकोष जो है वो संभव नहीं है। ऐसे ही 1p नॉट पॉसिबल, y, n बराबर 1, तो l बराबर क्या हुआ, p है, तो l बराबर हुआ 1, तो m और l बराबर हो गए। क्या ये कंडीशन सही है, ये भी सही नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, ये केस भी पॉसिबल नहीं। एक क्वेश्चन ये लेते हैं, n बराबर 4, l बराबर 0, तो हमें उपकोष का नाम बताना है कि ये कौन सा उपकोष है।
ठीक है जी। उपकोष का नाम n है, पहले संख्या लिख लेते हैं। और कौन सा उपकोष है ये भी देख लेते हैं। l बराबर 0 है, l बराबर 0 तो कौन सा उपकोष हुआ, s, तो उपकोष का नाम हुआ 4s। ये हमारा आंसर हुआ 4s उपकोष का नाम। अगला सवाल आता है n बराबर 2 और l बराबर 3 उपकोष का नाम बताओ। अब आप में से बहुत सारे बालक ये गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे, बालक लिखेंगे 2 और l बराबर 3 है, तो l बराबर 3 है तो क्या हुआ, l बराबर 3 है तो तो ये f उपकोष हुआ, तो ये हो गया हमारा 2f हो गया। क्या 2f उपकोष संभव है, ये सवाल ही गलत है। क्यों सवाल गलत है, ये l की वैल्यू n से ज़्यादा है, तो यह सवाल गलत है, ये संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है n + l = 5, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उपकोषों के नाम, उपकोषों की संख्या और उपकोषों और कक्षकों की कुल संख्या। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दे रखा होता है n + l = 5। अब ये n + l = 5 दिया है तो हम इनके भी 5 मान रखेंगे, n के भी 5 मान रखेंगे और l के भी 5 मान रखेंगे। कैसे, इसको निकालने की ट्रिक होती है, जैसे ये 5 मान लिखे हैं तो हम लिखेंगे n की 5 4 3 2 1, राइट। और l का मान 0, इसका मान मैंने 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि n का मान 0 होता ही नहीं है। 0 1 2 3 एंड 4, तो क्या आएगा आंसर 5। इनका टोटल कर लेते हैं, ये भी 5 और 3 + 2 5, 3 + 2 5, सबका टोटल आएगा 5। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी कंडीशन पॉसिबल है। कौन सी कंडीशन पॉसिबल है तो ये एक तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। ये दोनों पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें n का मान l से कम है। यहाँ देखिए l का मान 3 है तो यहाँ n का मान 2 है, यहाँ l का मान 4 है तो यहाँ n का मान 1 है, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, तो ये हमने कंडीशन निकाली। कितनी कंडीशन पॉसिबल हैं, 3 कंडीशन पॉसिबल हैं। तो हम इन्हीं के हम उपकोषों के नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, उपकोषों के नाम पहली कंडीशन देखिए क्या है, 5 + 0 = 5। तो पहली कंडीशन के लिए n बराबर 5, l बराबर l पहली कंडीशन के लिए l क्या है, 0 है, 0। तो उपकोष कौन सा हुआ हमारा 5s। भाई l बराबर 0 होता है, ये मैंने आपको रफली देख के बताया था कि उपकोषों को देख के l के नाम कैसे लिखे जाते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था, ये आपको बताया था s तो l बराबर 0, p तो l बराबर 1, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो ये 5s हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 4 + 1 = 5। तो n बराबर 4, l बराबर 1, तो उपकोष क्या हुआ हमारा 4p हुआ। ऐसे ही n बराबर 3, l बराबर 2, n बराबर 3, l बराबर 2, तो उपकोष हुआ हमारा कौन सा 3d। और इनको तो हम करेंगे ही नहीं क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है।
तो टोटल कितने आए हमारे, 1 2 3। तो दूसरे में क्या पूछा, उपकोषों की संख्या। तो उपकोषों की संख्या कितनी हुई, उपकोषों की संख्या निकल के आई 3। अब हमें निकालनी है कक्षकों की कुल संख्या। कक्षकों की संख्या, उसके लिए मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था। कक्षकों की संख्या m बराबर होती है 2l+1। तो 5s में कक्षक कितने हुए, कक्षकों की संख्या 2 × s, 5s है तो s की जगह l का मान लाएंगे 0 1, कितना आया 1। ऐसे ही 4p में, तो इस तरीके से हमने निकाल ली। और कक्षकों की कुल संख्या कितनी आई, कक्षकों की कुल संख्या कितनी है, टोटल कर लेंगे इन तीनों का, 9 आ गई। तो ये कक्षकों की कुल संख्या निकल के आ गई। और फिर आता है n+l का नियम। तो ये मैंने पहले से ही लिख रखा है आपके लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो n+l के 2 नियम होते हैं। तो n+l का प्रथम नियम क्या कहता है, यह हमें याद रखना है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जिस कक्षक के लिए n+l का योग कम होता है। तो फॉर एग्जांपल 4s के लिए और 3d के लिए। तो इसमें देखते हैं, तो n का मान कितना हुआ 4, और l का मान s है तो l का मान 0 4, और ये इसका यहाँ पे आया है 5। तो अतः इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करेगा। इसके लिए n+l का योग कम होता है। तो जिसमें n+l का योग कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। तो पहला नियम तो ये कहता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि 2 कक्षकों के लिए n+l का योग बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिस कक्षक के लिए n का मान कम होता है। पहले उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3D, एक में दिया 3D के लिए, एक में 4p के लिए। तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों का योग बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होगा। अतः इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करेगा क्योंकि इसके लिए m का मान कम है। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वांटम संख्या निकालना। वही हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से, तो उसके आधार पे हम क्वांटम संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले इसके लिए हमें कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आने चाहिए, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। और ये हमें याद होना चाहिए, S तो L बराबर 0, P तो L बराबर 1, D तो L बराबर 2, F तो L बराबर 3, ये याद होना चाहिए। L से M के मान निकालने आने चाहिए, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और S का मान मुख देखकर निकालते हैं। अगर ऊपर है इलेक्ट्रॉन तो S की वैल्यू क्या होगी, +½ और नीचे है इलेक्ट्रॉन का मुंह तो S की वैल्यू क्या होगी, -½ ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताइए। तो पहले तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वांटम संख्या कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या पूछा ना, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये 3s1। तो n की वैल्यू कितनी हुई 3, n से l का मान
ये हम उपकोष बना देते हैं इसका, S उपकोष है ये, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट तो S का मान निकल आएगा। S का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मुँह ऊपर की तरफ है तो प्लस हाफ, ये तो S का मान हो गया। प्लस हाफ मुँह ऊपर है तो प्लस हाफ। और N से L का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? L का मान कैसे निकालेंगे? L का मान ऐसे निकालेंगे, S उपकोष है तो S उपकोष के लिए L बराबर 0 होता है। ठीक है। अब अब हम निकालेंगे M का मान। तो M का मान क्या होता है? M के मान के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था? M इज इक्वल टू प्लस L 0 माइनस L, ये सूत्र बताया था। तो अब ना, तो हम प्लस 0 माइनस 0 लिखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो M का मान हमारा हो गया 0। तो ये इसकी चारों क्वांटम संख्या निकल के आ गई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। Cl बराबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 जोड़ के देख लेते हैं। 2 4 6 10, 2 12 और 5 17। अब इसमें कहा है 16वें इलेक्ट्रॉन की। तो 16वें इलेक्ट्रॉन की हमें चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो हम इसके लिए हम उपकोष बना के देख लेंगे, कक्षक हम बना के देख लेंगे। पी में कितने होते हैं? पी में 3 कक्षक होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें? 5। कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5। तो मान निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 3, n बराबर 3। l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू होगी 1। और 16वें इलेक्ट्रॉन की का है, 16वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। तो गिन लेते हैं यहाँ से। 12 तक यहाँ आ गया। 12 के बाद आएगा ये 13, 14, 15, 16। तो 16वें इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे है, इसलिए एस की वैल्यू क्या होगी? -हाफ। ठीक। और एल की अब हम निकालते हैं एम का मान। एम का मान कैसे निकालेंगे? एल का मान दे रखा है 1। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, प्लस L 0 माइनस L। तो इसे हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, 1 0 प्लस 1 0 माइनस 1। तो अब ये देखते हैं ये जो 16वां इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो कौन से कक्षक में आ रहा है? इस वाले कक्षक में आ रहा है, +1 है। तो m की वैल्यू क्या होगी? +1। तो इस तरीके से हम चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं। और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और आप कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये हमें क्वेश्चन दिया है कि क्वांटम संख्या का कौन सा सेट असंभव है, मतलब विच सेट इज नॉट पॉसिबल इन क्वांटम नंबर। तो चेक कर लेते हैं। n बराबर 3, l बराबर 2, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और n बराबर 4, l बराबर 2, m बराबर -3। तो ये देखिए यहाँ पे l बराबर 2 है, तो l से m के मान निकाल लेते हैं। तो l से m के मान निकाल लेते हैं इसमें। और जैसे ये m का मान निकालते हैं, प्लस l 0 है ना, -l। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं तीसरे इसमें l बराबर 2 दे रखा है। तो l बराबर हमें 2 दे रखा है। और m का मान
यहाँ पे एल बराबर 2 दे रखा है, तो एम का मान क्या होगा, +2 +1 0 -1 -2। और आप देख सकते हैं इसमें -3 नहीं आ रहा है। तीसरे वाले केस का जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस वाले केस में अगर एल बराबर 3 होता, सपोज एल बराबर 3 होता, तो एम बराबर क्या होता, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, तो -3 आ सकता था। लेकिन यहाँ एल बराबर 2 है और यहाँ एम बराबर -3 है, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसमें पूछा था कौन सा सेट संभव नहीं है, तो इसलिए ये वाला सेट संभव नहीं है। और एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें कि क्वांटम संख्या कौन सा सेट संभव नहीं है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये भी संभव है, ये भी संभव है। और ये क्यों नहीं संभव है, क्योंकि एस की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एम के प्रत्येक मान के लिए एस की वैल्यू +½ -½ होती है, लेकिन इसमें एस की वैल्यू 0 है, इसलिए ये सेट संभव नहीं है।